Hello viewers, welcome to Knock TV. The scientific fiction that I am going to explain is The Dying Sun, written by Sir James Jean. He was born in 1877 and died in 1946. He was an English physicist, astronomer and mathematician. The story that I am going to explore is about the क्रिएशन ऑफ द अर्थ। ज़मीन की पैदाइश कैसे हुई, फिर ज़मीन के ऊपर लाइफ कैसे शुरू हुई, फिर ज़मीन के ऊपर इंसान कैसे बाद हुए, फिर क्या इस ज़मीन जैसा प्लैनेट कोई और भी दुनिया में है। इन सारों के जवाब आपको मिलेंगे इसी लेसन में, इसी लेक्चर में। तो जुड़े रहिए आखिर तक मेरे लेक्चर के साथ। लेट अस मूव टूवर्ड द स्टोरी दैट इज़ द डाइंग सन। आई विल एक्सप्लेन द टाइटल लेटर आफ्टर माई लेक्चर। ये इस लेक्चर के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा डाइंग का क्या मतलब है। सन का आपको पता है, दी डेफिनेट आर्टिकल है, सन सूरज है, नाउन है, और इस सन के साथ मून के साथ अर्थ के साथ दी लगता है। ये दी की लहदा कैटेगरी, दी कहाँ कहाँ लगता है। एक बात याद रखें, दी डेफिनेट आर्टिकल है और ये डेफिनेट नाउन के साथ ही लगता है, तो सन डेफिनेट नाउन है। डाइंग यहाँ एडजेक्टिव है और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंग वाली फॉर्म है, काम कर रही है एडजेक्टिव का। डाइंग का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, घटना। क्या सूरज की लाइट कम हो रही है? क्या सूरज की हीट कम हो रही है? कम नहीं हो रही। इसने क्यों लगाया? मैंने कहा ना, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर करूंगा। पहले हम चलते हैं इस कायनात की तरफ, यूनिवर्स की तरफ। उसने सबसे पहले जो आपका सेंटेंस स्टार्ट लिया ना, उसने स्टार्ट सेंटेंस आप देखें ज़रा। उसने कहा था अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। कुछ तारे हम जानते हैं ज़मीन से बड़े हैं, ज़मीन से तो सारे बड़े हैं। कुछ उसने कहा था ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज। सो लार्ज कहने का मतलब था उनमें से कुछ तो इतने बड़े हैं और इतने ज़्यादा हैं कि दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ अर्थ, के हज़ारों सैकड़ों ज़मीनें उसके अंदर रख दी जाएं। कुड बी पैक्ड, पैक्ड होता है टू पुट, उसके अंदर रखना। हज़ारों सैकड़ों ज़मीनें उस तारे के अंदर रख दी जाएं, ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी जगह बच जाएगी। इतनी बड़ी कायनात है, इतने बड़े सितारे हैं, उनकी तादाद भी बताई है उसने। तादाद उसकी काउंटेबल है ही नहीं, लेकिन उसने हमें एक गेस दे दिया। उसने कहा जितने दुनिया के समंदर हैं, उनकी साहिलों की रेत के ज़र्रात, पार्टिकल्स जो हैं, ग्रेन जो हैं, उनको काउंट करें और सितारों को काउंट करें। ये उन्हें रफली अंदाज़ा दिया है, कहता है इसके बराबर हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी कायनात में कितने सितारे गर्दिश कर रहे हैं। वो कह रहा है ये लातादाद सितारे जो हैं वो अपने मदारों में गर्दिश करते हैं, और एक सितारे से दूसरे का फासला जो है, उसने आपकी एग्जांपल दी है बुक में। जिस तरह एक शिप जा रहा है पानी में, दूसरा शिप उससे लाखों किलोमीटर दूर होगा। ऐसा ही कह रहा है कि एक सितारा अगर जा रहा है खला में, दूसरा उसके पास नहीं होगा, दूर होगा कहीं। और हैं कितने, वो बता दिया, ज़र्रात जितने, और साथ फासला कितना है वो भी आपको बता दिया कि लाखों मील दूर हैं। अब कह रहा है ये अपने अपने मदार में चलते हैं, किसी दूसरे के मदार में ये इंटरफेयर नहीं करते, अपने एक्सेस में ही रहते हैं। और अब कह रहा है लेकिन ऐसे एक दफ़ा हो गया, 2000 मिलियन साल पहले कह रहा है एक ऐसा वाक़या हो गया, एक अनहोनी हो गई। एक सितारा हरकत करता हुआ सूरज के करीब आ गया। अब सूरज, आपको ये बताता चलो, सूरज एक मैग्मा है, उसके अंदर गैसों और लिक्विड का एक मजमुआ है जो हर एवरी टाइम उबल रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, यूँ कह लें आप। उसी को शायद उसने डाइंग कहा। डाइंग का मतलब तोड़ना फोड़ना भी तो होता है ना। ब्रेक के दो मतलब होते हैं, तोड़ना और टूटना। टूटना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ डाइंग शायद टूटता हुआ सूरज, ये भी मतलब लिया जा सकता है, लेकिन जो मैं समझाऊँ वो आपको एंड पे बताऊँगा मैं। अब कह रहा है कि उस ज़मीन, उस सूरज के पास एक और तारा हरकत करता हुआ आ गया। वो रास्ता भटक गया, वॉन्डरिंग था, कैसे आ गया आई डोंट नो, बस आ गया, वो कह रहा है। अब को आपको पता है, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, जब ज़मीन पे आपको पता है पानी समंदर में होता है ना जो। अब कह रहा है कि जिस तरह उसका पानी सुबह शाम, उसके सुबह शाम पानी का उतार और चढ़ाव होता रहता है, जिसको हम मद्दो जज़र कहते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कहते हैं। उसकी वजह सूरज और चांद होते हैं। जब सूरज और चांद एक ही सिमत में होते हैं तो उन पे ऊपर पानी का खिंचाव पड़ता है, पुल करते हैं पानी को, पानी लिक्विड है वो एक तरफ को चला जाता है। और आप देखें कभी समुंदर के किनारे जाके
तो एक टाइम पे वो समुद्र का पानी जो है वो किनारों तक आया होता है, शाम को जाके देखेंगे तो पीछे गया होता है, पीछे गया कई मीटर पीछे चला जाता है। इस सेम वे आप देखें, अब आप ज़रा सूरज के ऊपर आएँ, सूरज के ऊपर भी ऐसी मैग्मा है गैसों और लिक्विड का। अब कह रहा है वो सितारा जो पास आया उसने उसके ऊपर आके खिंचाव डाला, बबल बन गया एक, और वो ऊपर उठना शुरू हो गया। क्यों उठना शुरू हो गया? वो जो स्टार पास आया उसकी पावर की वजह से, उसकी अट्रैक्शन की वजह से, उसकी मैग्नेटिक पावर की वजह से वो ऊपर उठना शुरू हो गया। कह रहा है वो बबल था, बबल से आस्ता आस्ता एक पहाड़ बन गया, लेकिन वो सितारा दूर होता गया। यूं ही सितारा दूर हुआ, वो जो पहाड़ था बना हुआ गैसेस का और लिक्विड का, वो एक धमाके से फटा, और वो जो उसमें से पीसेस ऑफ द सन, क्योंकि वो जो सूरज का हिस्सा ही था ना वो नीचे गिरे स्पेस में, लेकिन वो दूर नहीं जा सके बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन। सूरज की कशिश की वजह से उन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सूरज में कशिश है तो वो उनके साथ दोबारा क्यों नहीं जुड़ गए? लेकिन ऐसा कोई, मैंने कहा ना कि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है चैप्टर में, फिक्शन होती है, मनगढ़ंत कहानी होती है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अब वो कह रहा है कि ज़मीन वो जो अलग होके गिरा नीचे, वो प्लैनेट से, उनको हम कहते हैं सूरज के प्लैनेट, स्टार के प्लैनेट। एक नहीं होता ज़मीन के वाला, नेपच्यून है, प्लूटो है, इसका 9 प्लैनेट्स और भी हैं, उनकी बात कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो सूरज की गिर्द घूम रहा है। अब वो कह रहा है उनमें से हमारी एक ज़मीन है जिधर हम आ रहे हैं, एक ज़मीन अर्थ है, वो भी प्लैनेट है किसका? सूरज का। शाबाश। अब कह रहा है ये जो प्लैनेट्स अलग हुए सूरज के साथ, वक्त के साथ साथ ये ठंडे हो गए, क्योंकि ये सूरज का हिस्सा थे। यहाँ डाइंग का ये मतलब भी बन सकता है, सन उसने ज़मीन को में भी कहा हो कि ज़मीन ठंडी होगी, डाइंग होगी। अब कह रहा है कि ज़मीन और दूसरे सियारे जो थे, प्लैनेट्स थे, जब वो ठंडे होना शुरू हो गए, अब उनकी अपनी लाइट जो थी, उनकी अपनी हीट, दोनों ख़त्म हो गए। अब अगर वो चमकते हैं तो वो सूरज की लाइट लेते हैं, सूरज से हीट लेते हैं। ज़मीन पे जो आपको हीट नज़र आ रही, गर्मी नज़र आ रही, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन। ज़मीन पे जो आपको लाइट नज़र आ रही, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन। बाकी सियारों पे भी ऐसी है, बाकी प्लैनेट पे भी ऐसी है जो आपको नज़र आ रही है। लेकिन कह रहा है कि ज़मीन की अपनी लाइट अब ख़त्म हो गई है। अब कह रहा है इसके ऊपर लाइफ कैसे शुरू हुई? अब ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। अब इसके, लेकिन उसने कहा कि ज़मीन से सूरज का फासला इतना है कि जो सूरज के ज़्यादा करीब है वहाँ ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा हीट है, ज़्यादा लाइट है, और जो सूरज से ज़्यादा दूर है वहाँ वो ठंडे हैं, कूल हैं। ज़मीन का सूरज से फासला फ्रेंडली फासला है, दैट इज़ सूटेबल फॉर द वेजिटेशन, फॉर द लाइफ, फॉर द ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों और जानवरों के लिए फिट फासला है। इसलिए ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी शुरू हुई। अब पहला है कि लाइफ कैसे शुरू हुई, फिर है कि इंसान कैसे आबाद हुए, तीसरा कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए ज़मीन का। अब उसने पहले लाइफ लिखा, मैंने वो सेंटेंस भी आपका लिखा है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। देखें स्टूडेंट, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कंटेंट मैक्सिमम जो बुक में लिखा हो वो आप तक पहुँचे। उसकी एक वजह है कि आप लेक्चर सुन के भी आपके क्वेश्चन आंसर ना दे सको तो क्या फ़ायदा ऐसे लेक्चर का। तो मेरी आपके इतनी बातें आप तक जा सकें कि अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप फ़ौरन उसका आंसर बना के दे सको, कि ऑब्जेक्टिव दे सको। इसलिए मेरी कोशिश होती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इतनी तो आपको पावर, हैंड राइटिंग पावर होनी चाहिए, आपकी राइटिंग पावर होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई टॉपिक है उसके ऊपर आप 8-10 सेंटेंस लिख सकें। इतनी आपकी इंग्लिश तो होनी चाहिए ना। तो पहले आप अगर नहीं तो टेंसेस सीखें पहले, चूँकि कॉलेज लेवल पे आके टेंसेस नहीं कराए जाते ना, ग्रामर कराई जाती है। फिर भी हमारे ग्रामर के लेक्चर भी हैं, टेंसेस के लेक्चर भी हैं, पैसिव और डायरेक्ट के लेक्चर भी हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर भी हैं, और फ्रेजल के और क्लॉजेज के और सेंटेंसेस की टाइप के पूरे जो है ना 35 के करीब लेक्चर हैं, ग्रामर के ऊपर ही हैं। आपको हेल्पफुल होंगे, आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब उनको करें, यहाँ आके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना होता है टीचर ने। कॉन्सेप्ट उर्दू में हो, पंजाबी में हो, पर्शियन में हो, किसी में भी हो, आपको पता चल जाए ये बात है, उस बात को इंटरप्रेट कर सकें, आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकें, इतनी आप में पावर होनी चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम कंटेंट बुक का आप तक पहुँचे, अपने पास से कोई बात ना जोड़ूं। अब जो बात लिखी हुई है बुक में, वो लिखी लाइफ कैसे शुरू हुई। उसने कहा था इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। ये जो ठंडे हुए प्लैनेट्स थे, इनमें से एक पे ज़िंदगी शुरू हुई। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, कहता है ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई। बता दिया ना कैसे ज़िंदगी शुरू हुई, सिंपल ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक सेल कह लें आप,
एक आप कोई मरकज़ा कह लें आप, कोई आप उसका एक ज़िंदा एक जरसूमा कह लें आप, उससे ज़िंदगी शुरू हुई। फिर ये तो हो गया वेजिटेशन के लिए ज़िंदगी और एनिमल के लिए ज़िंदगी, बर्ड के लिए ज़िंदगी। इंसान कैसे यहाँ शुरू हुए? इंसान उसने कहा था although we cannot speak with any certainty, कहता है हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, सर्टेनिटी होता है यकीन, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, इट सीम्स ऐसे लगता है, देखो ये भी उसने ख्याल ज़ार किया है, ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट हिज आइडियाज़, ऐसे लगता है मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस, इसी तरह कह रहा है कहीं इंसानी ज़िंदगी भी शुरू होगी। बस ये गोल मोल सी बात कर दी उसने, जिस तरह ये शुरू हुई है सिंपल ऑर्गेनिज्म से, इसी तरह कह रहा है इंसानी ज़िंदगी शुरू होगी। अब क्यों शुरू हुई ज़मीन पे? और भी तो प्लैनेट्स हैं ना। उसने वजह लिखी है, उसने कहा था लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग, जो लाइफ है वो नैरो बेल्ट्स के इलाके, उनमें जो टेम्परेचर है उस पर बेस करती है। वो कैसा है? वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट, टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म है, नॉर टू कोल्ड। देखिए उसने हॉट के साथ भी TOO लगाया है, कोल्ड के साथ भी TOO लगाया है। टू का मतलब होता है नेगेटिव। मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वीक के साथ मैंने TOO लगाया, यानी कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। पूरे सेंटेंस में कहीं नॉट की इंग्लिश देखी है आपने? वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, देयर इज़ नो नॉट इन दिस सेंटेंस। वो टू ने ही नेगेटिव का काम किया है। यहाँ भी यही बात है कि टू इतने हॉट हैं कि रहा नहीं जा सकता, और इतने कोल्ड है वहाँ भी नहीं रहा जा सकता। तो एक मॉडरेशन है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ज़मीन का, जहाँ पे लाइफ है उसका ऐसा ही होता है। अब वो कह रहा है, अब मैंने आपसे कहा था आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दैट अबाउट द टाइटल डाइंग सन है। आपने एक और राइटर है ग्रे ब्लैकवुड ने एक नावल लिखा था, उस नावल का नाम था दी डाइंग सन, सेम नाम जो यहाँ है। उस नावल में उसने एक ऐसी ज़मीन, ऐसे प्लेनेट को डिपिक्ट किया था, उसके बारे में बताया था। उसका जो सूरज है, उसका जो स्टार है, उसका जो स्टार है, कह रहा है वक्त के साथ साथ वो ना डिम हो रहा है, बुझ रहा है, उसकी बात कर रहा है, नावल की बात। हालांकि वो गलत बात है। गलत इसलिए है कि क्योंकि साइंस तो कह रही है, ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रही है कि ज़मीन तो गर्म हो रही है, लेकिन वो कह रहा था कि सूरज वक्त के साथ साथ ठंडा हो रहा है, इसकी हीट भी कम हो रही है, इसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है, इसका लाइट भी कम हो रही है। कौन कह रहा था? ग्रे ब्लैकवुड। किसमें? अ नॉवल में जो डाइंग सन लिखा था, उसी का टाइटल उठा के यहाँ रख दिया है। हालांकि इस टाइटल का, इस चैप्टर के साथ इतना गहरा ताल्लुक नहीं लगता हमें। मैंने आपसे कहा था क्या जिस तरह ज़मीन है, जिस तरह प्लैनेट ज़मीन है सूरज का, क्या ऐसा कोई और भी स्टार है जिसका प्लैनेट है ज़मीन की तरह, जिस पे आबादी भी हो सकती है, नहीं हो सकती? ऐसे प्लैनेट जैसे नेपच्यून है, प्लूटो है, मार्स है, मरीख है, तो कह रहा है ऐसे कहीं और भी होंगे। उसका उसने आखिरी सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ योर बुक वो ये है प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 1 लाख, 1 लाख में से शायद, कह रहा है एक सितारा हो, 1 लाख में से, यानी कि 100,000 में से सिर्फ 1 सितारा ऐसा हो। प्रोबेबली कहा उसने, गालबन वो भी ऐसा हो, हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट, जिसके प्लैनेट उसके गिर्द घूमते हैं। लाखों सितारों में से एक सितारा ऐसा होगा जिसके प्लैनेट, जैसे ज़मीन है सूरज के गिर्द घूमती है, कह रहा है उसके प्लैनेट उसकी तरफ उसके गिर्द घूमते होंगे, ऐसा होगा कोई लाखों में से, प्रोबेबली होगा। फिर उसने कहा है राइट डिस्टेंस, मुनासिब फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, जिस पर ज़िंदगी पॉसिबल हो जाए। तो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।